दर्श न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश। अचीवर्स में ऐसे लोगों की बात होगी जिन्होंने ठाना कि उन्हें जॉब गिवर्स बनना है, जॉब सीकर्स नहीं। शुरुआत बहुत छोटे स्तर पर की, लेकिन एक मुकाम हासिल किया। रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन संघर्ष की। एक विश्वास था अपने ऊपर कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि उन्हें सुकून मिल पाए। ये बेसिकली सीईओ हैं अलंकार ऑटो का और पटना बेस्ड हैं, लेकिन बहुत छोटे से शुरुआत करके इन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो इंस्पिरेशनल है उन तमाम युवाओं के लिए जो कभी ना कभी घबराते हैं इस बात को लेके कि उन्हें कौन सी नौकरी मिलेगी, कौन सा व्यवसाय वे करेंगे। तमाम बातें होंगी अचीवर्स के इस एपिसोड में और जानेंगे अशोक जी से कि कैसी रही उनकी जर्नी, जिस रास्ते पे उन्होंने चलना शुरू किया, क्या मुश्किलात सामने आए और क्या कुछ हुआ। सबसे पहले स्वागत है जी। अलंकार ऑटो की शुरुआत कब से हुई? मेरे पिताजी एयरफोर्स में एक सीनियर ऑफिसर थे और इनफैक्ट अगर सही माने तो आज हम लोग जो भी हैं, ठीक है, हम लोग ने मेहनत बहुत की, मगर अगर वो बीज उन्होंने नहीं बोया होता, और एक इसके लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए कि एक बहुत अच्छी और बहुत इस्टेब्लिश नौकरी को 12-13 साल सर्विस बाकी थी उनकी, उस समय उन्होंने छोड़ दिया और मन में ठान लिया कि कुछ करना है और कुछ अपना करना है। गाड़ी मतलब कार सेगमेंट में, ऑटो सेगमेंट में आने का कैसे जहन में बात आई? बचपन से गाड़ियाँ जो है मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती थी, गाड़ियों के बारे में जानना। इनफैक्ट मैं बचपन में खेलता भी था तो खिलौने से, वो मेरी जितने खिलौने होते थे वो गाड़ियाँ ही होती थी, और उसको बचपन में जब मैं क्लास 2-3 में भी था तब भी उसको खोल करके गाड़ी को फिर वापस असेंबल करना एक बचपन से एक समझिए कि एक आदत थी और एक बड़ा इंटरेस्ट था। और फिर बाद में सौभाग्य हुआ कि इसको मैं अपना प्रोफेशन बना पाया। पिताजी ने मुझे 2 चीज़ें जो दी हैं वो शायद मैं इसको जीवन भर नहीं भूल पाता हूँ। एक, उन्होंने हर समय हम लोग को बोला कि नेवर बिकम ए मेंटल स्लेव एंड ऑलवेज क्वेश्चन द स्टेटस को। जो हो रहा है एक बार रोक के समझो, क्या इससे बेहतर तरीके से किया जा सकता है इस काम को। तो ये जो ओरिजिनलिटी थी मेरे पिताजी की, ये हम लोग को काफ़ी मदद की अपने प्रोफेशनल लाइफ या बिजनेस लाइफ में। और दूसरा, ये जो पिताजी का डेयर डेविलनेस था, आप सोचिए बहुत करेज की आवश्यकता होती है कि आपके कोई बच्चे सेटल नहीं हों, जिनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो, शादी ब्याह तो दूर की चीज़ है, और आप एक एस्टेब्लिश्ड नौकरी को छोड़ करके सडनली वहाँ आ रहे हैं जहाँ पे पता नहीं आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। जब आपने शुरुआत की इस वेंचर्स की, तो आपने एक बात बहुत अच्छी बताई कि वैसे युवा जिनको किसी खास क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको अपना करियर बनाना चाहिए और उसमें लगातार परसिवरेंस के साथ मेहनत करना चाहिए, तो वो अपना मुकाम हासिल कर लेता है। वो क्या कहना चाह रहे थे हमारे आज के युवाओं के लिए? मेरा सभी दर्शकगण या जो भी युवा हैं जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए एक ही संदेश है जो मेरी लाइफ की खुद की लर्निंग है, कि कोई मैं सीखा नहीं या कहीं से, जो मेरा अनुभव है मैं बता रहा हूँ आपको। इसका काफ़ी फ़ायदा होता है कि अगर आपको मन लायक काम को प्रोफेशन बनाने का मौका मिले। मैं थोड़ा उसमें लकी था, बट ऐसा भी नहीं था कि बड़ा इजी था हमारे लिए, केक वॉक था, बट फिर भी मैंने उसको चुना। अगर आप अपने काम को ईमानदारी निष्ठापूर्वक करते रहें, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आएंगे, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, मगर अगर आप एकदम अनडिटर्ड हैं एकदम और लगे हैं परसिवरेंस के साथ,
इसमें एक ही चीज़ का सिर्फ ध्यान रखना है, रिजल्ट कब मिलेगा ये कोई डेट आप अपने आप में फिक्स मत कीजिए, बट ये मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ और एकदम भरोसे के साथ कहता हूँ विद वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, एक एक पल एक एक क्षण की जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत की है, जो आपने सही रास्ता और सही सोच से किया है, उसका ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रिटर्न ना मिले। अब वो कब मिलेगा ये आपको समझना है। जब हमने इस बिज़नेस में आया तो मैंने महसूस किया, ये मैं बात लगभग 25 साल पहले की बोल रहा हूँ, 25 साल से भी कुछ ज़्यादा ही हो गया होगा। बिहार में क्या मतलब ईस्टर्न इंडिया में गाड़ियों का जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम था उसके ऊपर में किसी का कोई मतलब ये एक्सपर्टीज़ नहीं था। उसको मैंने वहाँ तक ले गया कि पूरे इंडिया के मैप पे ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग में जो हम लोग ने अपना ख्याति प्राप्त की, जो नाम प्राप्त किया और जितने इनोवेशंस उसमें किए, वो आज भी जो है, जो उस दौर के लोग हैं वो सब जानते हैं, समझते हैं कि हम लोग ने क्या किया, और वही हमारे लिए था। वो अगेन वो वापस आके वहीं पे बात आ जाती है, आप जो काम कर रहे हैं निष्ठापूर्वक कीजिए, निष्ठापूर्वक करेंगे तो आपका दाल रोटी तो चल ही जाएगा, और एक दिन ना एक दिन तो ब्रेक मिलेगा। जी बिल्कुल, एक ना एक दिन ब्रेक मिलेगा। मैं जो बात कहना चाह रहा था कि इनका पैशन था, और आज कोई ऐसी महंगी गाड़ियां नहीं हैं, जो अलग अलग ब्रांड्स की तमाम गाड़ियां हैं इनके पास, और तमाम गाड़ियों का जो इनका बचपन में जो शौक़ था उसको इन्होंने पूरा किया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये सर्विस स्टेशन की है, इन्होंने इस्टेब्लिश किया है। लगातार इनोवेशन इनके बिज़नेस का मूल मंत्र है और इनोवेशन करते रहते हैं। इन्होंने कई बार इस बात को बताया अपने हमारे दर्शकों को कि लगातार एयर कंडीशन हो या साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, ये लगातार ये होता है। और सर्विस सेंटर में एक सिस्टम इन्होंने बनाया, मैं बात करूँगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का मकसद है तमाम युवाओं को एक मोटिवेशन के एस्पेक्ट्स को सामने लाना, क्योंकि इन्होंने भी क्राइसिस महसूस किया अपने पूरे बिजनेस में। आपके अपने करियर में कौन सा ऐसा क्राइसिस था जो आप टूट गए हों और आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं अब तो मैं बिल्कुल अब आगे कुछ कर ही नहीं सकता हूँ? ऐसा भी कोई मोमेंट्स आया आपके ज़िंदगी में, प्रोफेशनल करियर में? कि खोने के लिए सब कुछ है, पाने के लिए बहुत कम था, तो ये सोच लेकर के मैं आगे बढ़ा था। तो ये कभी नहीं सोचा कि अब क्या होगा या आगे क्या करेंगे। हाँ, शुरू में बहुत भय लगता था कि कुछ भी चीज़ जो एक चल रही है, अगर वो कोई भी फॉर्म में अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर आगे क्या होगा। बट वो धीरे धीरे बाई एक्सपीरियंस, बस सभी बातों का एक ही आंसर है कि आप अगर लगे रहेंगे और चीज़ों को दूर से मत देखिए। एक जो मेरी लाइफ में बहुत बड़ी लर्निंग है, जो मैं अपने टीम मेंबर्स को भी बताता हूँ, कि कभी भी कोई समस्या आए ना, पहला काम कीजिए, सबसे पहला काम कीजिए, वहाँ जाइए, उस समस्या से भागिए मत। अगर आप में ईमानदारी है तो उस प्रॉब्लम का सलूशन सूझबूझ बुद्धि विवेक से निकल जाता है। और इसके ऊपर एक जापानीज़ प्रभाव है जो हमारे कंपनी से हमें मिला, उसको कहा जाता है 3G। 3G का फुल फॉर्म है जापानीज़ में गेंची, गेंजित्सु और गेनबित्सु। तो गेंची कहता है कि कोई भी समस्या के बारे में जब पता चले तो सबसे पहले काम कीजिए, गो टू द स्पॉट, उसको गेंची बोलते हैं। और ये जो 3 प्रभाव हैं, जापानीज़ प्रभाव, ये बहुत सटीक हैं, और मैं हर युवक या जो भी लोग एंटरप्रेन्योर हैं या कोई भी ऐसे पद पे हैं जिनको एक लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, तो उनके लिए एकदम ये पर्याप्त है कि आप सबसे पहले कोई प्रॉब्लम के बारे में पता चले तो गो टू द स्पॉट। उसके बाद गेंजित्सु कहता है कि आप वहाँ पे उस प्रॉब्लम को उस समय एनालाइज कीजिए, तुरंत एक करेक्टिव एक्शन लीजिए जो उस समय की ज़रूरत हो। और फाइनली गेंजित्सु के बाद गेनबित्सु है, वो ये कहता है कि जब ये प्रॉब्लम का आपने इमीडिएट कोई सोल्यूशन निकाल दिया, उसके बाद तुरंत बैठिए और ये ऐसा एक ढांचा बनाइए कि दोबारा ऐसी प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए जो करना हो करें। तो ये बहुत ही मेरे लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट था। बट ईमानदारी से पूछिए तो डर था हर समय खोने का, पाने का तो कुछ उम्मीद थी नहीं, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते गए। ये डर तो हर इंटरप्रेनरशिप पे होता है पप्पी जी। जो भी इंटरप्रेनर होते हैं उनको इंटरप्रेनरशिप में ये चैलेंजेस हमेशा रहता है कि आगे क्या होगा। हर पल एक घबराहट होती है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं और रिज़ल्ट आपके हाथ में होता नहीं है। मेहनत आपके हाथ में होता है, कंटिन्यूटी में मेहनत करना आपके हाथ में होता है। जो एक प्रॉब्लम युवाओं के लिए, जो युवाओं का सबसे बड़ा सवाल होता है, क्योंकि आप लगातार समय के हिसाब से अपने बिजनेस में बदलाव लाया आपने। मैं बोलना चाह रहा था आपको
देखिए, चेंज इज़ द बिगेस्ट कांस्टेंट। जिस रूप में ये जो आप व्यापार आज देख रहे हैं, जिस रूप में इसकी शुरुआत हुई थी और आज जिस रूप में ये है, शक्ति जी आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है ये 10वां या 15वां बदलाव है। इतने बार ये बदल चुका है, इसका प्रारूप इतने बार बदल चुका है। तो चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो लगातार वो करते रहना होगा। तो इसके लिए क्या है, मैं युवाओं को फिर से बोलूँगा, देखिए अगर कोई काम में आप लगे हैं तो अपने आप को अपडेटेड रखिए। जब आप अपडेटेड रखेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केट इंटेलिजेंस लेते रहेंगे, ऑनेस्टली उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये पता चलते जाएगा कि कब मेरे पास मुझे क्या करना चाहिए, क्या बदलाव करना चाहिए अपने आप में, अपने काम करने के तरीके में और जो काम है उसमें। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि किसी को फेल नहीं होने देगी। जी बिल्कुल, एस्केलेट करना, समय के हिसाब से बदलाव करना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो हमारे युवा हैं पंपी जी, एक बात है, युवा हमारे, कोई भी युवा चाहते हैं कि सरकारी नौकरी हो, खासकर बिहार की बात करें, पहला प्रायोरिटी, प्राथमिकता में उनके पेरेंट्स हों, या सभी लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे सरकारी नौकरी करें, या फिर प्राइवेट नौकरी में अगर नहीं हुआ तो प्राइवेट नौकरी में भी जाएं। बिज़नेस के लिए बहुत कम, हमारे स्टेट में बिज़नेस के लिए कम लोग सोचते हैं। उसके पीछे इनसिक्योरिटी एक वजह हो सकती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है युवाओं के लिए, वो पूंजी न होना एक बहुत बड़ी वजह है। कोई युवा अगर बिज़नेस में जाना चाह रहा है, उसको अपना करियर बनाना चाह रहा है, उसके लिए क्या वो सोचे, कैसे सोचे और पूंजी का व्यवस्था कैसे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो ये आप जान जाएं, जो ये आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे 1000 गुना कम हमारी क्षमता रही होगी जब हमने इस बिज़नेस में स्टार्ट किया था। मैं अकेला ही गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करता था, अकेला ही गाड़ी का काम नोट करता था, काम करता और करवाता था, और बाद में बिल करके कस्टमर को कई बार ऐसा भी हुआ कि पूछ करके मुझे गाड़ी देनी पड़ी। बिज़नेस में या कोई एंटरप्रेन्योरशिप में 2 बातें मूल हैं जिसको समझना सबको होगा। देखिए, एक तरह का ये बैलेंस है। अगर आपके पास पूंजी ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपको मेहनत करने की आवश्यकता कम पड़े, पूंजी कम है तो मेहनत को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस है। एक समय के बाद क्या होगा, जब आपका मेहनत करते करते थोड़ी पूंजी बढ़ जाएगी तो फिर आपका बिज़नेस का प्रारूप चेंज कर जाएगा। बट कोई भी चीज़ जो आज आपको बड़ी दिखती है, कुछ भी, चाहे देश के इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सबकी शुरुआत जो है वो बहुत ही हम्बल और बहुत छोटे तरीके से होती है। जो आज बड़ा दिखता है उसकी शुरुआत छोटी ही होती है और हुई है। मूल रूप से जो बड़े बड़े बिजनेस घराने भी हैं, अगर उनके बैकवर्ड हिस्ट्री में जाएंगे तो आप यही पाएंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, पूंजी की कमी आपने बोला, साहब पूंजी को तो कंपेंसेट कर सकते हैं ना मेहनत से। मेरे पास पैसे कम है तो मेहनत तो उन्नति गुना कर सकते हैं ना, उस पर तो मेरा कंट्रोल है। इसलिए मैं ये समझता हूँ, और सबके लिए मेरा संदेश है, दूसरे आपके लिए क्या करेंगे उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, मगर आप अपने लिए क्या कर सकते हैं उस पर आपका पूरा कंट्रोल है। और मेहनत, ईमानदारी और बेसिक जो फंडामेंटल है कि हम किसी को चीट नहीं करेंगे, ये 3 ट्रेट होना चाहिए। कोई बिजनेस फेल नहीं करता है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो हमारे युवा सोचेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, वो ये होता है ना, फील्ड सिलेक्शन को लेकर, क्योंकि ब्लैंक होता है यहाँ। चाहूँगा यूपीएससी भी क्वालिफाई किए हुए हैं, लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि इनके जहन में था कि मुझे कुछ करना है और जॉब सीकर्स नहीं बनना है, जॉब गिवर्स बनना है। और तकरीबन 2000 लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं। जी, लगभग 2000 तो लगभग 2000 लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं और एक सिस्टम बनाया। मैं इस सिस्टम पे बात करूँगा। मेरा मूल जो सवाल था, जहाँ से मैंने शुरू किया था कि किस फील्ड में जाएं, इस सवाल का जवाब कहाँ ढूंढें और किससे मिले? इसका बहुत ही सिंपल, आज के संदर्भ में, क्योंकि आज हम ये बात कर रहे हैं, सबसे सिंपल बात है जो मुझे लगती है एंटरप्रेन्योर के लिए, या जो युवा बिज़नेस में एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि जो पहले से जिनके फैमिली बिजनेस रहा है तो उसमें तो उनको घुस करके अपनी जगह बनानी होती है। बट जिनको अब व्यापार स्टार्ट करना होता है खुद से, उनके लिए मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है सिलेक्शन। जैसा आपने ये वर्ड यूज़ किया कि किस फील्ड में जाएं, जी, मेरा अनुभव ये कहता है एनीथिंग, जो भी चीज़ कोई सेवाओं से जुड़ा हुआ हो, सर्विस सेक्टर, सर्विस, किसी भी फॉर्म का सर्विस,
जो आप दे सकते हैं, वहाँ पे आप बड़े बड़े पूंजीपति से लड़ सकेंगे शुरुआती फेज़ में, क्योंकि वो उसी काम को करने के लिए उनका 4 गुना कॉस्ट आएगा। जो आप कर सकते हैं वो 1/4 कॉस्ट में कर सकते हैं। लगे रहना है, सर्विस सेक्टर के कोई बिज़नेस का चयन करना है, मेहनत को अपनी पूंजी बनानी है, और अगर बैंक से कर्जा लेना है या किसी से कर्जा लेना है तो जिस काम के लिए कर्जा लिया गया उसी काम में उस पैसे को लगाएं, तो आपके फेलियर के चांसेस कम से कम होंगे। इसलिए बिल्कुल। और इसमें जो बिजनेस में आना चाहते हैं, जिसके बारे में आपने संदेश दिया युवाओं को, एक बहुत बड़ा चीज़ है घबराहट। वो इस बात को लेकर घबराते हैं कि अगर ये नौकरी नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। अगर आपको अपना अनुभव से बताऊं, मेरे लाइफ में दिनचर्या में मुझे लगता है कि ऐसे डेली 10-20 लोग से मुलाकात होती है जो मुझसे बोलते हैं कि अब मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ, नौकरी में है। मुझे लगता है ये तो घबराहट उनको सबसे ज़्यादा है। वो सोचते हैं कि यार मेरी तो तनख्वाह आ जाती है 1 तारीख को, तो अगर मैं निकला और फेल कर गया तो क्या होगा। ये तो खोने का डर उनको ज़्यादा होता है। एंटरप्रेन्योर्स कहाँ हैं, अरे ये नहीं चला दूसरा करेंगे, दूसरा नहीं करा तीसरा करेंगे, तो खोने का डर तो उनको ज़्यादा होता है। युवाओं को और जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको खोने से डरना नहीं चाहिए। कि कोई भी रास्ता मंजिल की ओर ले जाता है, और मंजिल अगर आप तय करेंगे और उस रास्ते पे चलने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे तो यकीनन मंजिल तक पहुंचेंगे। ज़रूरत होगी अपने आप पर, खुद पर विश्वास रखने की, और जो आपने ठाना है बहुत प्लान तरीके से आप कोई भी काम शुरुआत कीजिए। पूंजी कोई दिक्कत नहीं है, अगर पूंजी कम है तो मेहनत ज़्यादा कीजिए। तो अचीवर्स का हमारा मकसद भी यही है, उन तमाम युवाओं को प्रेरित किया जाए, उन लोगों से बात कर जिन्होंने बहुत छोटे स्तर पर शुरुआत की है और एक मुकाम हासिल किया है। पंपी जी ने एक मैकेनिक का भी काम किया, और जब भी ज़रूरत होती है, आज भी इतने मुकाम हासिल करने के बाद भी जब भी ज़रूरत होती है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचते हैं। ये कहते हैं साफ तौर पर कि सिविल सर्विसेज होने के बावजूद नहीं गए, और शायद इन्होंने जिस परसिवरेंस से मेहनत की है और एक मुकाम हासिल किया है, यही वजह है कि न केवल देश बल्कि दुनिया के कई एक रिनाउंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में इन्हें अपने अनुभव के लिए लेक्चर देने के लिए एज ए गेस्ट फैकल्टी बुलाया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। बिहार से बिलोंग करते हैं, इसलिए ज़रूरी इस बात की है हमारे युवाओं के लिए कि आप मेहनत करें, लक्ष्य निर्धारित करें और उस दिशा में आगे बढ़ जाएं सकारात्मकता के साथ। अचीवर्स के अगले एपिसोड में कुछ ऐसे ही नए मेहमान के साथ हम हाजिर होंगे और बताएंगे कि सफलता का उनका क्या राज था और कैसे वे आगे बढ़े। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। कैमरामैन मुन्ना शर्मा के साथ मैं शक्ति प्रकाश।